पहली मीटिंग कहने का मतलब है 138वीं मीटिंग है टोटल। हम लोग 137 मीटिंग पहले कर चुके हैं। पिछले 13 सालों में सृजन संवाद ने बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए हैं। उनकी थोड़ी सी झलक पहले एक बार मैंने दी थी और कुछ दिन पहले सिर्फ 13वें साल का आकलन करते हुए मैंने एक पोस्ट डाली थी कि किस तरीके से 13वें साल में हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं और 13वें साल के 12 कार्यक्रम बहुत ही विशिष्ट हुए थे जी। और उस पर आधारित एक कोलाज जो लोग हमारे अतिथि वक्ता थे उनके ऊपर परमानंद रमन जी ने एक बहुत सुंदर कोलाज भी बनाया था। जी। और हमारे एक सदस्य हैं आनंद जी, उन्होंने बहुत सुंदर, वो काफ़ी समय से सृजन संवाद से जुड़े हुए हैं, उस पर अपने अनुभव बताते हुए और सुझाव देते हुए एक बहुत अच्छी टिप्पणी भी की थी। उन सुझावों का हम भविष्य में ध्यान रखेंगे। आज जी। जो विशिष्ट बात यह है कि बहुत सारे लोग जो बहुत दिनों से किसी न किसी कारण से सृजन संवाद के सदस्य होते हुए भी उससे बहुत दूर रहे, वो भी आज यहाँ जुड़े हुए हैं। सतीश जी हमारे साथ हैं और सतीश जसवाल जी हमारे संरक्षक हैं, लेकिन इतने व्यस्त रहते हैं कि बहुत कम प्रोग्राम में जुट पाते हैं, लेकिन जिस प्रोग्राम में जुटते हैं उसकी आभा ही निराली हो जाती है। हमारे साथ डॉक्टर उमा सिंह जुड़ी हुई हैं, जो कि जमशेदपुर के होते हुए भी आजकल अहमदाबाद गुजरात में हैं और वो एकेडमिक कामों में और प्रशासनिक कामों में इतनी व्यस्त रहती हैं कि चाहते हुए भी बहुत कम शिरकत कर पाती हैं। हमारे साथ अखिलेश्वर पांडे जी हैं। अखिलेश्वर पांडे जी जमशेदपुर के हुआ करते थे, अब तो लीची खाने के लिए वो मुजफ्फरपुर चले गए हैं और इतने अधिक व्यस्त हो गए हैं कि आजकल चाहते हुए भी वो सृजन संवाद के कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन वो सृजन संवाद के एक बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं। डॉक्टर संध्या सिन्हा यहाँ उपस्थित हैं और बहुत समय से वो सृजन संवाद से जुड़ी हुई हैं। मैं चाह रही थी कि वो भी अपने अनुभवों पर यहाँ पर कुछ लिख करके देती, ताकि हम एक संकलन तैयार करते। जो लोग भी जुड़े हैं उनके अच्छे बुरे जो भी अनुभव रहे हैं उनको हम लिखित रूप में दर्ज करना चाहते थे। डॉक्टर संध्या सिन्हा भी इतनी अधिक व्यस्त रहती हैं, इतने कार्यक्रमों से जुड़ी रहती हैं कि कई बार चाहते हुए भी वो सृजन संवाद में उपस्थित नहीं हो पाती हैं। डॉक्टर शांति नायर हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत समय से सृजन संवाद से जुड़ी हुई हैं, लेकिन स्वास्थ्य के कारण और प्रशासनिक ड्यूटीज के कारण वो भी बहुत कम जुड़ पाती हैं। आज हमारे साथ हैं सारंग उपाध्याय, अभी हाल में हमारे कार्यक्रम में 13वें साल में आए थे। वो भी अपनी ड्यूटी के कारण इतने व्यस्त रहते हैं कि जिस समय हमारे कार्यक्रम होते हैं उसी समय उनकी ड्यूटी होती है, तो उनका जुड़ना मुश्किल हो जाता है। वरिष्ठ कवि ओम निश्चल भी हमारे साथ हैं। सृजन संवाद से उनका जुड़ाव रहा है, उन्होंने सृजन संवाद के कार्यक्रमों का संचालन भी किया है। रश्मि चौबे यहाँ आ गई हैं और वो मलेशिया में हैं, हालांकि वो बहुत पहले से सृजन संवाद से जुड़ी हुई हैं। वीणा कुमारी हमारे साथ हैं, आज वो धन्यवाद ज्ञापन करेंगी और वो हाल में ही सृजन संवाद में जुड़ी हैं, लेकिन जब भी मैं किसी कार्यक्रम की घोषणा करती हूँ तो वो सबसे पहले उपलब्ध होती हैं और कहती कि मुझे कोई भी काम आप दे दीजिए, मैं करूँगी। तो आज वो धन्यवाद ज्ञापन कर रही हैं।
परमानंद रमन जी बहुत बहुत सालों से सृजन संवाद के एक बहुत मजबूत स्तंभ है, और जब भी उनको कोई भी काम दिया जाता है तो बहुत खुशी से वो रात भर लग के उसको कर देते हैं। आज वो संचालन करने वाले हैं और आज के कार्यक्रम का पोस्टर भी उन्होंने ही तैयार किया है। डॉक्टर इला भूषण दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो भी काफी समय से सृजन समाज से जुड़ी हैं, वो कार्यक्रम देखती रहती हैं, शिरकत नहीं कर पाती हैं ज़्यादा। आज उन्होंने दायित्व लिया है कि वो इस मीटिंग को हो सका तो रिकॉर्ड करेंगी, क्योंकि गूगल मीट पे हम कर रहे हैं, इसलिए रिकॉर्डिंग की सुविधा हमारे पास नहीं है। हमारे साथ दो नए लोग कविता पाठ के लिए हैं जिनसे मैं परिचित नहीं हूँ, लेकिन बाकी लोग शायद परिचित हैं। वो हैं सौरभ राय। मुझे पता चला है कि वो बेंगलोर से हैं। मैंने अभी उनसे कहा था कि अपना कुछ परिचय दें, उनका परिचय रमन जी देंगे। और लवली गोस्वामी भी जो जुड़ गई हैं, वो भी बेंगलोर से हैं और कविताएं करती हैं, उनके विषय में भी हम जानेंगे। और जो नए लोग हैं, अगर वो सृजन समाज से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें इसके कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, तो अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे दे दें और बता दें कि वो जुड़ना चाहते हैं। तो आज जो लोग कविता पाठ करने वाले हैं, उनका मैं सृजन संवाद की 138वीं गोष्ठी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जो लोग श्रोता के रूप में, जो लोग रिकॉर्डिंग के लिए, जो लोग संचालन के लिए, जो लोग धन्यवाद ज्ञापन के लिए जुड़े हैं, उनका भी मैं खुले दिल से स्वागत करती हूँ। और चूंकि आज का संचालन रमन जी करने वाले हैं, एक और सदस्य का मैंने नाम नहीं लिया जो कि आज कविता पाठ करेंगे, वो हैं डॉक्टर आशुतोष झा। आशुतोष झा जमशेदपुर में ही हैं और एक लंबे समय से वो साहित्य से ही कट गए थे, न सिर्फ सृजन संवाद से जो थे, सदस्य थे, लेकिन वो बिल्कुल हट गए थे। कुछ निजी कारण थे, कुछ अन्य कारण थे। इस कारण वो साहित्य और सृजन संवाद दोनों से ही दूर थे। लेकिन साहित्य से कोई व्यक्ति कट नहीं सकता है, इसलिए इन 3-4 सालों में उन्होंने खूब मंथन किया, खूब मानसिक विचार विमर्श अपने आप से किया, और उन्होंने अपनी दिशा बदली है, जो कि उनके काव्य पाठ में आज दिखाई देगी। वो सबसे अंत में कविता पढ़ेंगे, क्योंकि उनका ऑफिस अभी चल रहा है और ऑफिस के बाद ही वो ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे लोग जो किसी न किसी कारण से जुड़ नहीं पा रहे थे, आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबका एक बार पुनः स्वागत करती हूँ और मंच परमानंद रमन जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद मैडम, सादर आभार। दरख्त की जब बात हम करते हैं तो एक सबसे जरूरी बात में शामिल हो जाती है बिना कहे, उसकी छांव। कुछ पेड़ बहुत तेजी से बढ़ते हैं मगर उनकी आयु बहुत कम होती है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो धीमी गति से बढ़ते हैं मगर लंबे समय तक बने रहते हैं। अगर सृजन संवाद की बात करें, उसकी यात्रा की बात करें, तो विगत 14 वर्षों में इसने न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में और विदेश तक अपनी छांव को पहुंचाया है। और यह इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज इतने सारे लोग, अगर मैं नाम लेने बैठूं तो ये शाम नाम लेने में ही गुजर जाएगी, इतने सारे लोगों को इसका समर्थन, इसका सहयोग, इसका अपनत्व प्राप्त है। मैम ने सभी हमारे आज के कवियों का परिचय एवं स्वागत कर दिया है। मैं कविता के बीच में नहीं आना चाहूंगा। मैं एक एक करके मंच पर कवियों को आमंत्रित करूंगा और हम उनकी कविताओं से जुड़ेंगे। आज के जो हमारे पहले कवि हैं, वरिष्ठ पत्रकार, दैनिक हिंदुस्तान में, पहले ये हमारे शहर में ही थे। अब जैसा कि मैम ने बताया है कि ये दूसरे शहर चले गए हैं, लेकिन सिर्फ ये शरीर गए हैं वहां, मुझे लगता है इनका मन, इनकी आत्मा, इनके सरोकार अभी भी हमसे पहले जैसे ही हैं। मैं पूरे सम्मान, पूरे आदर के साथ मंच सौंपता हूँ उदास पानी पानी उदास है के लेखक आदरणीय अखिलेश भैया को। मंच पर आए और अपनी कविताएं हमसे साझा करें।
अखिलेश भैया। जी, सबको मेरा नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि कुछ नामचीन और कुछ हम समय कवि मित्रों के साथ ये शाम मुझे मिली है कविता सुनाने के लिए। मैं 2 छोटी कविताएं लेकर प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने। पहली कविता है सीधा आदमी। सीधा आदमी कभी तन कर खड़ा नहीं होता, उसकी नजरें और रीढ़ सदैव झुकी रहती। सीधा आदमी कभी तन कर खड़ा नहीं होता, उसकी नजरें और रीढ़ सदैव झुकी रहती है। किसी को नहीं देता तड़ से जवाब, करता है सबसे मीठी बातें, सबकी मदद को तैयार रहता है सीधा आदमी। अपनी कठिनाइयों मुश्किलों को करता है नजरअंदाज, मुस्कुराहट में छिपाता है दर्द, किसी से मदद नहीं मांगता सीधा आदमी। महंगाई हो या सामाजिक विद्वेष, बाढ़ हो या सूखा, सब हंसी खुशी से मंजूर है उसे। देखी नहीं जाती दूसरे की तकलीफ, पर पीड़ा से दुखी रहता है सीधा आदमी। सीधा आदमी कभी तनकर खड़ा नहीं होता, कभी बेचारगी तो कभी सादगी के सदके में झुका रहता है उसका माथा। दूसरी कविता हलफनामा। मैंने आज तक जितना लिखा वह सब दोषपूर्ण है। मैंने आज तक जितना लिखा वह सब दोषपूर्ण है। कई जगह मात्राएं गलत हैं, कुछ में बरतने की अशुद्धता, मुहावरों का बेजा इस्तेमाल। मैं भूल जाना चाहता हूं वह सारा लेखन। मैंने आज तक जितना लिखा वह सब दोषपूर्ण है। कई जगह मात्राएं गलत है, कुछ में बरतने की अशुद्धता, मुहावरों का बेजा इस्तेमाल। मैं भूल जाना चाहता हूं वह सारा लेखन। कभी आप पढ़े अगर मेरी कविता, मुझे नहीं उसमें दर्द समय को पढ़े। पत्थर को भार समझकर पढ़ें, ईश्वर का भाव समझकर नहीं। कविता के सारे पाठों में अगर चिड़िया की चोंच भर भी मनुष्यता दर्ज हो तो उसे ही पढ़ें। ओस की बूंद, खेत खलिहान, बाग बगीचे, बच्चों की मुस्कान, जिन कविताओं में दर्ज नहीं ये बातें, उन सबको मैं अपनी मानने से इनकार करता हूं। उन सबको मैं अपनी मानने से इनकार करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत खूब। धन्यवाद अखिलेश्वर पांडे भैया। दोनों कविताएं बहुत ही सुंदर। चिड़िया के चोंच भर की मनुष्यता, और हम आश्वस्त हैं कि जब तक आप लिखेंगे, जब तक आप लिखते रहेंगे, तब तक ये मनुष्यता बची रहेगी। हालांकि अभी चिड़िया और मनुष्यता दोनों खतरे में है, और दोनों को बचाने का प्रयास भी जोरों शोरों से चल रहा है। मगर एक सिरे से हम और आप जैसे लोग हैं जो इस प्रयास में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत व्यस्ततम समय में से ये समय निकाला, और अखिलेश्वर भैया का एक निवेदन था कि हमें जल्दी पढ़वा दीजिए, मेरी व्यस्तता बहुत ज्यादा है। आपसे इस कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। हमारे अगले कवि, यह भी पत्रकार हैं और झीलों के शहर से हैं, भोपाल से, अमर उजाला से संबंधित हैं। पहले भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करके उसकी शोभा बढ़ा चुके हैं। हम स्वागत करते हैं सारंग उपाध्याय जी का, जो मंच पर अपनी कविता लेकर आए। सारंग उपाध्याय जी। सभी को नमस्ते। मेरी पहली कविता का शीर्षक है प्रेम और विश्वास। केवल मेरा भरोसा जीतना ही मेरी पराजय की घोषणा थी। तुम्हारी विजय की मुनादी वही थी, वहीं ठहरते थे सारे आश्वासन और संवाद। सुनो, प्रेम नहीं केवल विश्वास से पराजित हो सकता था मैं, और मात्र मौन से धराशायी किया जा सकता था। देखो, तुम्हारा कुछ ना करना और कुछ ना कहना ही मेरे लिए बहुत कुछ था। न होना ही सबसे ज्यादा होना था। प्रतीक्षा से बंध सकता था मैं, और साहचर्य की छाया से समाहित हो जाता तुम में।
जरा महसूस करो, इस संसार में प्रेम से ज्यादा महत्वपूर्ण थी मेरे लिए मनुष्यता, और मनुष्यता से ज्यादा बड़ा था विश्वास, जो मुझे इस अस्तित्व के रेशे रेशे से जोड़ता था। पता है, ये पृथ्वी मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि मेरा विश्वास अटल है कि मेरी मृत्यु इसकी गोद में होगी और मेरी देह समा जाएगी इसमें सदा के लिए। ध्यान रखो, तुम्हारा स्त्री होना मेरे लिए पृथ्वी होना है। तुमसे मुझे प्रेम नहीं, केवल विश्वास चाहिए, जिसके सहारे मैं प्रेम कर सकूं सारी दुनिया से। बहुत खूब। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, खूब, बहुत खूब। बहुत बढ़िया कविता, अ, बहुत बढ़िया। हाँ, एक और प्रेम कविता। मैंने हवा से सीखे स्वर, नदी से जानी लय, बारिश साज बनी मेरा। इससे पहले कि संगीत पूरा होता मेरा, तुम्हारा प्रेम मुझे खामोश कर गया। अब जबकि तुम विदा हो चुकी हो, तो शब्द खो चुके हैं मेरे पास से, भाषा छोड़ चुकी है मुझे, बोलना बिसरी बात है। यहाँ तक कि अब जबकि मैं पूरी तरह से गूंगा हो चुका हूं, मैं जान गया हूं कि प्रेम मेरा स्वभाव था और तुम्हारे लिए एक सुविधा। खैर, एक अच्छी बात सुनो। पता है, मैंने केवल संगीत सीखना चाहा था, लेकिन मैं प्रेम करना सीख गया, और तब से दिन रात मेरे भीतर बहती है एक नदी, गूंजती है हवा और बारिश सुनाती है विदाई के गीत। सोचता हूँ, मौन हो जाना कितनी सुंदर घटना है। वाह वाह, अच्छा सारंग जी, क्या बहुत बात, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, खूब, बहुत बहुत बढ़िया। खूब, बहुत खूब। इतनी सुंदर बात, इतनी सुंदर शुरुआत। केवल विश्वास से पराजित हो सकता था मैं, विश्वास जो कि मनुष्यता से बड़ा था, विश्वास विश्वास जो कि अटल था। और एक पंक्ति जो आपने पढ़ी कि अ, संगीत सीखना चाहता था मैं और सीख गया प्रेम। ये अपने आप में बहुत बड़ी पंक्तियां, अपने आप में बहुत बड़े ही शब्द। और मुझे लगता है कि इन कविताओं के माध्यम से आपने एक नई दिशा दी है, और प्रेम को देखने की, समझने की, जानने की, मनुष्यता की जब आप बात कर रहे होते हैं, तो ये घटना एक बहुत ही अद्भुत घटना हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सारंग जी आपका। अगले कवि के तौर पे हम बुलाना चाहेंगे रश्मि चौबे मैम को। रश्मि जी मलेशिया से हैं, और शायद मैम ने कहा कि अभी आई हैं, मुझे लगता है कि शायद वो अभी अपने देश में ही हैं। तो रश्मि जी की कविताएं सुनेंगे। आदरणीय रश्मि चौबे मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मैम को मैसेज कर रही थी कि मैम प्लीज मेरा नंबर जल्दी बुला लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत लेट हो रहा है। लेकिन इसके पीछे एक वजह ये भी है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, और ठीक ना होने की वजह ये है कि मेरा अंतिम ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो थोड़ा इसलिए मेरी वजह से कोई अगर तकलीफ हुई हो बहुत तो शुभकामनाएं आपको मातृत्व के लिए। थैंक यू सो मच मैम। मैं बार बार स्क्रीन ऑफ करके वॉमिटिंग जा रही थी। मैं 3 कविताएं सुनाना चाहूंगी, छोटी छोटी कविताएं हैं। और पहली, जब संचालक महोदय सर कह रहे थे दरख्त के बारे में, तो मैं जड़ से शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि दरख्त अपनी जड़ के बगैर और जड़ के बगैर दरख्त की संभावना बिल्कुल नहीं है। जब आप जड़ से उखड़ी पराई जमीन पर पनपने की कोशिश में एक औरत खुद में खोई है। सांसों में महक भले मिट्टी की हो, पर दिल में तन्हाई तारी है। ये उसका देश नहीं, उसकी भाषा नहीं, उसकी संस्कृति नहीं, यहाँ उसका कोई वजूद नहीं। उसकी माँ के आंचल की ठंडी छांव उसका परिवार उसके अपने देश में है। जानती है वो उसे अपनी धारा के साथ बह जाना है, उसकी अपनी ही खातिर। अपने सपनों की चाहत में उसका मन चलता है उन्हीं अजनबी रास्तों पर
जहाँ जज्बातों और हौसलों के परे कामयाबी की एक दास्तान उसके इंतजार में है। मेरी दूसरी कविता नियति है। भटकते हुए रास्तों में अपनी एक मंजिल की तलाश मुझे खींच लाई है तुम्हारे पास। हवाओं की सरगोशियां और हाथों में हाथ लिए अपने द्वंद के उस पार पहुंच जाना इस प्रेम की नियति होना चाहिए। तीसरी कविता है स्त्री। औरतें रिश्तों की जमा पूंजी का बैंक नहीं, जहां तमाम गांठें सुलझी ही मिले और यूं ही उसके होने की तमाम गुंजाइशें बिना लाग लपेट के सपाट ही मिले। पथरीली ऊंची नीची गहरी घाटियों से जिंदगी में बह जाना ही उसका हासिल है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रश्मि जी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको पहले तो इस बात के लिए कि आप एक जीवन के एक नए सिरे पे पहुंच गई हैं और बहुत जल्दी आप एक अलग ही दुनिया को महसूस करने वाली हैं, तो आपको इसके लिए बधाई। और आपकी कविताओं से पता चल रहा है कि आप जिस गति की ओर जा रही हैं और द्वंद के उस पार पहुंच जाना, मुझे लगता है कि जो भी द्वंद आपके मन में चल रहा है वो आपकी कविता में दिख रहा है। और बहुत सारी चीजें होती हैं मन में। 2020 में मेरी बेटी हुई और वो जो दौर था उसमें मुझे लगा था कि सबसे अच्छी बात जो हुई वो मुझे मेरी बेटी के रूप में मिली। आपको शुभकामनाएं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही आपका जो द्वंद है उसके पार आप होंगी। और शुभकामनाएं, बधाई आपको, आपने हमें मौका दिया आपको सुनने का। अगली जो परमानंद जी, एक मिनट, अमरेंद्र कुमार शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्होंने हाथ उठाया हुआ है। अमरेंद्र जी, आपका स्वागत है। वो वर्धा में प्रोफेसर हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अमरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे लगा मैम गलती से वो दब गया है उनका वो ओके, हो सकता है, ओके, हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक सुविधा है, अगर आपके जो भी कमेंट है। आशुतोष जी जुड़ गए हैं, आप कंटिन्यू कीजिए तब। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र जी का और आशुतोष जी का। अगर आपकी कोई भी बात है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ कमेंट कर सकते हैं। हम लगातार सारे कमेंट्स पढ़ रहे हैं और हम उनको दस्तावेज भी करेंगे। अगर कोई किसी की कोई बात है मन में तो वहाँ पर जाकर आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कवि के पढ़ने के क्रम में हम कुछ बोलते हैं तो वहाँ पे वो कवि भी बाधित होता है और फिर थोड़ी देर के लिए वो एक रुकावट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए आपकी जो भी बात है आप अपने संदेश को वहाँ संदेश के सेक्शन में लिखें। अगली जो कवियत्री है हमारी उमा सिंह किसले जी, बहुत ज्यादा परिचय की मोहताज नहीं है। वो बहुत बड़ा नाम, हिंदी में उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत सारे विशेष सम्मानों से ये सम्मानित हुई हैं। और मैम एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपकी बायोग्राफी से गुजर रहा था तो एक उसमें जिक्र आया केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 जालहली, शायद आप वहाँ की स्टूडेंट रह चुकी हैं। जी जी। और मैं वर्तमान में वहाँ स्थापित हूँ बेंगलोर में और मैं वहीं टीचर हूँ केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 जालहली में। तो एक कनेक्शन बनता है हमारा। 22 दिसंबर को पैदा हुई हैं, मैं 20 दिसंबर को पैदा हुआ हूँ। तो क्या बात? मुझे अच्छा लगा जब मैं ये सब पढ़ रहा था। तो और उसके बाद आपके सारे सम्मान और आपने इतना विशेष कार्य किया है हिंदी भाषा के क्षेत्र में, आपको बधाई, आपको शुभकामनाएं। और आज हम आपसे आगे कविताएं सुनेंगे। मंच आपका। शुक्रिया। पहले भी मुलाकातें हम सृजन संवाद की गोष्ठी में एक बार ऐसा भी अवसर था जब आदरणीय आए हुए थे। उस समय हमने उनकी कहानी भी सुनी थी। ये हम लोग के लिए सतीश जायसवाल जी की कहानी पर मैडम ने अपने घर पर एक सभा रखी थी, उसमें हमारी मुलाकात हुई थी और रमन जी आपसे भी मुलाकात हुई थी। शुरुआत करती हूँ आज की कवि गोष्ठी में। मैं अपनी रचना के साथ जिंदगी में मेरी रचना है। मैं गीतात्मक शैली में कुछ लिखती हूँ तो मैं प्रस्तुत करती हूँ।
जिंदगी में आती कई बार उलझने, जिंदगी में आती कई बार उलझने, रफ्ता रफ्ता ही सही वक्त गुजर जाता है जिंदगी में। लफ्जों की मिल्कियत है शान बेहतरीन की, लफ्जों की मिल्कियत है शान बेहतरीन की, बिगड़े हालात तभी जब आदमी मुकर जाता है जिंदगी में। और जैसी परिस्थितियां हैं, जुबान की आग के दंगल में सिसकते रिश्ते, जुबान की आग के दंगल में सिसकते रिश्ते, आंखें नम और शीत सा आदमी ठिठुर जाता है जिंदगी में। हर कदम पर मचले मिजाज मौजों की तरह, रंग रंगीनियों की राह में आदमी बहक जाता है जिंदगी में। और इसी तरह अपने संग रहती है अपनों की प्रवण परछाई, सच्चा ईमान है किसलय आदमी चमक जाता है। जिंदगी में आती है कई बार उलझने, रफ्ता रफ्ता ही सही वक्त गुजर जाता है। और दूसरा गीत प्रस्तुत करती हूँ, मैं नदी बन बह रही। मैं नदी बन बह रही, निर्झर तरंगे संग ले, बह रही साथ रोड़े, बह रही जज्बात भी, मैं नदी बन बह रही। जीवन है ये नदी के समान, हम बहते हैं और निर्झर तरंगे हमारे साथ हैं, बहते हैं हमारे साथ रोड़े भी और जज्बात भी। प्रबल आवेगों की दस्तक चकरा रही चट्टान से, पल पल मुझे झकझोरती, मैं बह रही उफान से। प्रबल आवेगों की दस्तक टकरा रही चट्टान से, पल पल मुझे झकझोरती, मैं बह रही उफान सी। पारदर्शी निःशब्द जल में दिख रहे प्रतिबिंब से, बह रही हैं साथ रोड़े, बह रहे जज्बात भी, मैं नदी बन बह रही। समतल धरा पर शांत चित मंथर गति से बह रही, उपजाऊ
आभा प्रभा से धरा स्वर्ग सी लग रही, समतल धरा पर शांत चित मंथर गति से बह रही, उपजाऊ आभा प्रभा से धरा स्वर्ग सी लग रही। खेत खलिहानों में रौनक पन्ने सी धरती सज रही, बह रहे हैं साथ रोड़े, बह रहे जज्बात भी, मैं नदी बन बह रही। रुकना नहीं है कर्म मेरा, सागर मिलन को बढ़ रही, मुझसे जुड़े हर प्राण की आकुल पिपासा बुझ रही। रुकना नहीं है कर्म मेरा, सागर मिलन को बढ़ रही, मुझसे जुड़े हर प्राण की आकुल पिपासा बुझ रही। जल चक्र का संघर्ष अविरत, पुनः बरखा झर रही, बह रही हैं साथ रोड़े, बह रहे जज्बात भी, मैं नदी बन बह रही। निर्झर तरंगे संग ले, बह रहे साथ रोड़े, बह रहे जज्बात भी, मैं नदी बन बह रही, मैं नदी बन बह रही, मैं नदी बन बह रही। बहुत बहुत आभार, आपने मुझे समय दिया और आपने सुना भी। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लगता है कि आपके दोनों गीत जो है, दोनों गीतों के शीर्षक जो है वो एक गीत और दूसरे गीत का उत्तर है। जिंदगी में आती है कई बार उलझने और मैं नदी बन बह रही। तो ये बहुत ही सुंदर गीत आपने और बहुत ही कर्णप्रिय, आपकी आवाज भी उतनी खूबसूरत है जितनी की आपकी रचना। बहुत बहुत साधुवाद आपको। धन्यवाद। अगले कवि, मैं व्यक्तिगत तौर पर इनका फैन हूँ, इनकी कविताएं लगातार पढ़ता रहता हूँ। सौरभ राय जी बेंगलोर से हैं और मुझे लगता है कि इनका झारखंड कनेक्शन भी है क्योंकि इनका बचपन झारखंड में ही बीता है और ये बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है कि सौरभ राय जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये एक पत्रकार हैं, अनुवादक हैं। इन्होंने कई कवियों का, कई कहानियों का अनुवाद किया है और आज हमें इन्हें सुनने का मौका मिल रहा है। हम और अब आपके सभी सादर आमंत्रित करते हैं सौरभ राय जी को कि मंच पर आए और अपनी कविताएं पढ़ें। सौरभ राय जी। शुक्रिया परमानंद जी। ये जो पहली कविता है इसका नाम है पसंद। मुझे पसंद है पड़ोस का बच्चा, बदल जाती है उसकी शक्ल जब मुस्कुराता है, खिल उठता है पूरा चेहरा अड़हुल के फूल जैसा। ऐसी मुस्कानें मैंने बच्चों के अलावा बूढ़ी स्त्रियों में पाई हैं। बाकी हम आप तो हैं ही जो उदास भी मुस्कुराते से दिखते हैं और मुस्कुराते उदास। बहुत खूब, शुक्रिया। बहुत खूब जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो दूसरी कविता है इसका नाम है जंगल के जानवर और वर्तनी की गलतियां। अखिलेश्वर जी ने वर्तनी की गलतियों का उल्लेख किया था। कविता है जंगल के जानवर और वर्तनी की गलतियां। पिछली दफा गेंदा लिखना चाहा और गेंडा लिख दिया।
काफी देर तक एक पूरी की पूरी कविता मेरी नाक में चुभती रही। हिप्पी की जगह हिप्पो लिखा। कीबोर्ड की गलती थी कि आई ओ के इतने पास था। वैसे मैं हिप्पू भी लिख सकता था, मगर हिप्पो लिखा। फिर उस दिन मैंने हिप्पो के नथुनों से धुआं निकलते देखा। पुराने रॉक गानों पर मटकाते देखा कमर। उस दिन मालूम पड़ा कि हिप्पो कितना शांति प्रिय जानवर है। घोड़ा को घड़ा लिख दिया। इसे मिटाना आसान था, मगर कई दिनों के बाद जब सचमुच का घोड़ा देखा, कैसा दरक गया कंठ। यह कैसी ध्वनि थी दूर तक टापों की, जो मेरी गलतियों से निकल घोड़े की प्यास बुझा रहा था। फिर एक बार हंस को हंस पढ़ा और हंस पड़ा। अक्सर हाथी को हाथ लिख देता था। अच्छा हुआ कि इस वजह से हाथों पर छड़ी पड़ी थी। हाथी पर पड़ती तो शायद भड़क जाता। बस इसी तरह हाथी ने हाथों पर चलते हुए मेरी भाषा में प्रवेश किया था। ताज्जुब यह कि मैं बटोर को बटेर, बालू को भालू और बाघ को बाघ की तरह ही देखता, सोचता, याद करता था। मेरी कल्पना में इनके नाम गलत थे, रूप नहीं। अफसोस इन दिनों में अक्सर जानवरों के नाम और वर्तनी से अधिक भूल जाता हूँ इन जानवरों को। वाह वाह, वेरी बहुत सुंदर बहुत कविता बढ़िया सर। बहुत खूब। बहुत शानदार कविताएं, बहुत बढ़िया कविताएं सौरभ जी। शुक्रिया। प्रयोग बहुत अच्छा है, बहुत सौरभ जी, अच्छा। बहुत अच्छा। सौरभ जी की कविताएं बहुत ही मतलब छोटी, मगर बहुत ही सूक्ष्मता से उसमें आपको बहुत सारी बारीकियां देखने को मिलेंगी। और मैंने एक बार आपकी वो कविता सुनी थी, वो राष्ट्रगान के समय जो झाड़ू की खर खर की आवाज, अगर मैं भूल नहीं रहा तो, अगर अगर है आसपास आप पढ़ सकते हैं तो प्लीज एक बार पढ़ दीजिए। अरे यहाँ तो कहीं, या हाँ एक मिनट, आप मुझे बाद में बुला लीजिए अभी बाकियों को। हाँ, मैं बिल्कुल मैं आपको थोड़ा समय लीजिए थोड़ा आप। वो समय कविता दे। मुझे लगता है बहुत जरूरी कविता है, वो बहुत जरूरी कविता है और हम सबको सुननी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। सौरभ जी से मैंने मतलब बहुत शॉर्ट नोटिस में मैंने सौरभ जी को रिक्वेस्ट किया था कविता पढ़ने के लिए, और वो राजी हो गए। तो ये कविता से और भाषा से उनका प्रेम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अगर वो कविता मिल जाए तो आप एक बार मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको एक बार फिर से बुलाऊंगा। और हमारी जो अगली कवित्री हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत ही दूर प्रदेश से हैं। हर कार्यक्रम में मुझे लगता है उनका प्रत्यक्ष और परोक्ष हमको स्नेह, उनका समर्पण, उनका अ, हमको सहयोग मिलता रहता है। डॉक्टर शांति नायर मैम, डॉक्टर शांति नायर मैम केरला से हैं और हिंदी भाषा की सेवा, हिंदी भाषा के साथ उनका लगाव और प्रेम, ये हमें दिखाता है कि जब भी हमारा कोई कार्यक्रम होता है, मैम उसमें बड़ी ही खुले दिल से शिरकत करती हैं। आज भी वो अपनी कविताओं के साथ हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, मैं पूरे आदर, पूरे सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर शांति नायर मैम को। नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ सृजन संवाद को कि आपने मुझे यहाँ अवसर दिया। पहली कविता मैं पढ़ रही हूँ जिसका शीर्षक है अंततः। अंततः। वेदना वह हाथ है जिसे हम थाम न सके कुछ देर को अपने हाथों में लेकर। वेदना वह हाथ है जिसे हम थाम न सके कुछ देर को अपने हाथों में लेकर, सही समय पर पहुंचकर, सही समय पर पहुंचकर। सन्नाटा। सन्नाटा पुकारों का एक सिलसिला है। सन्नाटा पुकारों का एक सिलसिला है जिसका जवाब दे पाना संभव ही नहीं हो पाया हमसे, जिनका जवाब दे पाना संभव ही नहीं हो पाया हमसे। अकेलापन। अकेलापन पुलिनों की वह रेत है। अकेलापन पुलिनों की वह रेत है जिस पर बैठने की बात,
जिस पर बैठने की बात हमने हमेशा कल के लिए रख दी थी, जिस पर बैठने की बात हमने हमेशा कल के लिए रख दी थी। एकांत एक नदी है, एकांत एक नदी है, जिसकी हर लहर कहती हुई बहती है कि नहीं रुके थे ना तुम, नहीं रुके थे ना तुम एक पल को भी। अनिद्रा, अनिद्रा जीवन की उदासीनता का संचय है, अनिद्रा जीवन की उदासीनता का संचय है, जिसमें खमीर उठती रहती है, जिसमें खमीर उठती रहती है और रात फूलती चली जाती है, और रात फूलती चली जाती है। असमर्थता, असमर्थता समर्थ होने का दंभ है, असमर्थता समर्थ होने का दंभ है, जिसे छोड़ना नागवार लगता है, जिसे छोड़ना नागवार लगता है, लेकिन अंत में अंततः गिरकर चूर हो जाता है, लेकिन अंततः गिरकर चूर हो जाता है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरी बहुत 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 सुंदर कविता है, दूसरी कविता है, गंभीर और बहुत जरूरी कविता है। धन्यवाद। दूसरी कविता का शीर्षक है रंगरेजन। रंगरेजन कविता। वायु नहीं, वायु नहीं, जल नहीं, अन्न नहीं, रंग जरूरी है जिंदा रहने के लिए। वायु नहीं, जल नहीं, अन्न नहीं, रंग जरूरी है जिंदा रहने के लिए। रंगरेजन जरूरी है, रंगरेजन जरूरी है आज जीवन को बचाने के लिए। रंगरेजन जरूरी है जीवन को बचाने के लिए। वह रंगती है कपड़े, वह रंगती है कपड़े, फीका नहीं पड़ने देती रंग, फीका नहीं पड़ने देती रंग। रंगती है त्वचा भी, रंगती है त्वचा भी बाहर निकलने से पहले। रंगरेजन रंगती है आज पुकारे जाने के नाम, रंगरेजन रंगती है आज पुकारे जाने के नाम। अब वही चुन देती है, अब वही चुन देती है बस जाने के लिए धाम, अब वही चुन देती है बस जाने के लिए धाम। वह रंग देती है भाषा, वह रंग देती है भाषा, तो रंग जाती है पूरी संस्कृति। वह रंग देती है भाषा, तो रंग जाती है पूरी संस्कृति। वह रंगने लगती है भोजन, वह रंगने लगती है भोजन, तो उड़ जाता है हमारी भूख का रंग। वह रंगने लगती है भोजन, तो उड़ जाता है हमारी भूख का रंग। वह रंगती है साहित्य, वह रंगती है साहित्य और रंगती है विज्ञान भी। वह रंगती है साहित्य और रंगती है विज्ञान भी। फिर रंगती है इतिहास, फिर रंगती है इतिहास, तो बदल जाता है गणित का रंग भी। वह रंगती है इतिहास तो बदल जाता है गणित का रंग भी। रंगरेजन, रंगरेजन रंगती है संबंध, रंगरेजन रंगती है संबंध। कुछ धुल जाते हैं और कुछ हो जाते हैं भंग। कुछ धुल जाते हैं लेकिन कुछ हो जाते हैं भंग। संवेदना के बित्ता भर टुकड़े पर भी, संवेदना के बित्ता भर टुकड़े पर भी वह चढ़ा सकती है अपना चुना हुआ पक्का रंग। रंगरेजन पहले रंगती है आंखें, रंगरेजन पहले रंगती है आंखें, फिर नजर भी, फिर जादुई कूंचियों से, फिर जादुई कूंचियों से दक्षता से वह रंग देती है मन। फिर जादुई कूंचियों से दक्षता से वह रंग देती है मन और बदल जाता है जीवन का हर समीकरण। बदल जाता है जीवन का हर बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद शांति जी, बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी आपने और उसमें जो मानकों का प्रयोग हुआ वो लाजवाब थे। विशेषकर आपकी आवाज में आपकी कविताओं को सुनना बहुत प्रभावशाली है।
भूख का रंग, संवेदना के बित्ता भर टुकड़े और मतलब इतनी मर्मस्पर्शी रचनाओं को लिखने के लिए आपका साधुवाद। आपने सृजन संवाद के लिए समय निकाला और आपने इतनी गहन कविताओं को यहाँ हमसे साझा किया, इसके लिए विशेष आभार। अगले कवि के रूप में मैं कहूँगा कि एक बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही समृद्ध और हिंदी भाषा के एक बहुत बड़े सेवाधर्मी, जो कि कवि हैं, गीतकार हैं, आलोचक हैं, भाषाविद हैं और भी बहुत कुछ हैं, आदरणीय ओम निश्चल सर। हम पूरे सम्मान के साथ उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। ओम सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपके और ओम सर के बीच में आने के लिए। वो लगातार सृजन संवाद से जुड़े रहे हैं और उन्होंने कई कार्यक्रमों पर अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज की है। आज भी वो कविता के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं। आदरणीय ओम निश्चल सर। ओम सर हैं? जी बहुत धन्यवाद। ओम सर, सृजन संवाद के सादर प्रणाम। चिंतकों और विजया शर्मा जी को बहुत बहुत अभिवादन मेरा। नमस्कार सर। कुछ अशार, कुछ गजलों के। मेरी आवाज आ रही है ना? जी, स्वागत है आपका सर। जी बिल्कुल स्पष्ट आ रही है सर। और कुछ अशार। उसके जीवन की डायरी बनकर, उसके जीवन की डायरी बनकर अश्क बहने लगे नदी बनकर। उसके जीवन की डायरी बनकर अश्क बहने लगे नदी बनकर। खूबसूरत सा एक धोखा है, देख ली दुनिया बावरी बनकर। खूबसूरत सा एक धोखा है, देख ली दुनिया बावरी बनकर। मैं सजा याफ्ता हुई जैसे, मैं सजा याफ्ता हुई जैसे उसकी ताउम्र सहचरी बनकर। मैं सजा याफ्ता हुई जैसे उसकी ताउम्र सहचरी बनकर। मन के मधुबन से दूर थे कान्हा, व्यर्थ में हुई सांवरी बनकर। मन के मधुबन से दूर थे कान्हा, व्यर्थ में हुई सांवरी बनकर। रास आई न साहबी भाषा, रास आई बनकर। कल्पना के विहत से उड़ती रही, कल्पना के विहत से उड़ती रही। नील नभ में घनाक्षरी बनकर, नील नभ में घनाक्षरी लायक ही नहीं थी दुनिया, कैसे जीती मैं कचहरी बनकर। उसके जीवन की डायरी बनकर अश्क बहने लगे नदी बनकर। और कुछ अशार एक और गजल के अपनी सदाकतों की कोई मिसाल दे दे, अपनी सदाकतों की कोई मिसाल दे दे। मेरा ख्याल ले ले, अपना ख्याल दे दे। अपनी सदाकतों की कोई मिसाल दे दे। मेरा ख्याल ले ले, अपना ख्याल दे दे। मौसम जो फागुनी हो, भीग भीग जाए। मौसम जो फागुनी हो, तन भीग भीग जाए। मेरा अबीर ले ले, अपना गुलाल दे दे। मेरा अबीर ले ले, अपना गुलाल दे दे। पेचीदगी है इतनी महफिल में जिंदगी की, सो जा लिहाब ढककर सारे बवाल दे दे। मेरा मूड हो रहा है कोई गजल लिखूं मैं, मेरा मूड हो रहा है कोई गजल लिखूं मैं। मुझे इत्र में भिगोकर कोई रुमाल दे दे, मुझे इत्र में भिगोकर कोई रुमाल दे दे। जो निरख रहा है बादल खेतों में खड़े होकर, जो निरख रहा है बादल खेतों में खड़े होकर। हाथों में जाके उसके कोई कुदाल दे दे, हाथों में जाके उसके कोई कुदाल दे दे। मैं अपने प्रिय से केवल इतना ही चाहता हूँ, मैं अपने प्रिय से केवल इतना ही चाहता हूँ। मेरा हाल चाल ले ले, मुझे हाल चाल दे दे। अपनी सदाकतों की कोई मिसाल दे दे। मेरा ख्याल ले ले, अपना ख्याल दे दे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। और कितने सुंदर शब्दों आपने कुदाल शब्दों कितना सुंदर प्रयोग किया है कुदाल का। इतने देशज शब्दों को इतनी खूबसूरती से आपने पिरोया और बहुत बहुत आभार आपका सर।
आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह सृजन संवाद को लगातार मिलता रहा है। और जैसा मैंने कहा कि यह एक वटवृक्ष सृजन संवाद, और मुझे लगता है कि आप लोगों की वजह से ही, आपके जुड़ाव की वजह से ही ऐसे आयोजनों का कद बढ़ता है और ऐसे आयोजनों की ख्याति बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज के आयोजन के लिए अपना समय निकाला। विशेष आभार, सादर आभार। अगली कवियत्री, जो कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे शहर से है। मेरा शहर इसलिए क्योंकि मैं अभी वहां हूँ। लवली गोस्वामी जी, और आप कविता भी लिखती हैं, आप कहानियां भी लिखती हैं। हाल ही में आपने एक उपन्यास लिखा है वनिका, और जो कि बहुत विख्यात हो रही है आपके कविता संग्रह की तरह। और मुझे लगता है कि लवली गोस्वामी एक बहुत ही सुपरिचित नाम है आज की हिंदी भाषा के क्षेत्र में। और आप बेंगलोर से हैं और बहुत उम्दा, बहुत ही शानदार लिखती हैं, और आपकी कविताओं से ही आपको जाना जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो भी लवली जी को सुनेंगे, वो लवली जी को एक नई तरह से देखेंगे। जैसा कि एक कवि, एक लेखक के बारे में सबसे बड़ा परिचय उसकी लेखनी होती है। आदरणीय लवली गोस्वामी मैम। हाँ, नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी मैम, आवाज आ रही है जी आपकी। जी जी मैम। हाँ, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, ठीक है। स्वागत। आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और कविताएं सुनाती हूँ। ये जो पहली कविता है, इसका शीर्षक है दुनिया का शब्दकोश। जहाँ मैं पली बढ़ी, उन मनुष्यों में अहंकार का आदिवास था। इतनी उथली थी उनकी गागर कि बात बात पर छलक जाती थी। कमजोर फिनाइल पी लेते, बहादुर तलवार लाठी लेकर एक दूसरे को मारने निकल पड़ते। मैं कभी इतनी बहादुर न हुई कि मर जाने का सोचूं। मैंने मृत्यु को तवज्जो देने लायक क्षणों में भी जीवन को चुना। मौत के करीब आदमी के मन में जीवन के दृश्य होते हैं। मृत्यु के प्यार क्या है, कौन जानता है? अपमान के जवाब में हमेशा मन में दुख रहा, प्रतिशोध नहीं। यह भी सोचने की बात है कि इस दुनिया में आत्मरक्षा के नाम पर रिवॉल्वर का लाइसेंस खरीदा जाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं। भय ने बिना शोर किए शब्द की परिभाषा बदल दी और हम कुछ नहीं कर पाए। कोई गलती इस दुनिया की बुनावट में ही है। कोई गलती इस दुनिया की बुनावट में ही है। औजार गलाकर हथियार बनाने के नारे यहाँ आम हैं, लेकिन कोई नारा यह नहीं कहता कि हथियारों को गलाकर औजार बना लो। भाषा के मुहावरे में शौर्य और क्रोध हर जगह ओवररेटेड है। कला बेचारी प्रेम की तरह हर जगह अपमानित। आप गला ठीक से काटना जानने की तरकीब को कला मत कह देना। कुछ लोग प्रतिहिंसा को न्याय कह देते हैं और प्रेम में डूबे मनुष्य को नकारा। युद्ध के रसिकों को न सन्यासी पसंद आते हैं न प्रेमी। डिक्शनरी से याद आया, अक्सर मैं यह सोचती हूँ कि डिक्शनरी सी होनी चाहिए दुनिया, जहाँ हर लफ्ज के लिए जगह हो और हर लफ्ज काम आ सके दूसरे लफ्ज के अर्थ को साफ करने के लिए। धन्यवाद। ये पहली कविता थी। दूसरी कविता का शीर्षक है बेटी के लिए। अभी 3 साल पहले मेरी बेटी हुई है, ये उसी के लिए लिखी थी मैंने। तीसरे महीने तुमने पहली बार संवाद किया। तीसरे महीने तुमने पहली बार संवाद किया। एक रात मेरे पेट में खूब तितलियां उड़ाई, बुलबुले बनाए। पहली बार किसी ने भीतर से छूकर मुझे गुदगुदाया। मैं आधी रात उठकर हंस रही थी। तुम्हें स्वाद महसूस होने लगा। तुम लड्डू खाने की जिद करती। जिद पूरी होने तक खूब लात घुसे चलाती। नियम से रात 2 बजे जागती और पूरी रात खेलकर सुबह सो जाती। जब तुम्हें प्यास लगती, अपनी नन्ही जीभ से तुम गर्भाशय की अंदरूनी दीवारें चाटती थी।
पूरी दुनिया महामारी से त्रस्त थी। पूरी दुनिया महामारी से त्रस्त थी। हम दोनों के दिल मेरी देह में एक साथ धड़कते थे। बिना शब्द, बिना आवाज तुम कहती, एक सांस के लिए भी तुम अकेली नहीं हो माँ। हर पल हम एक दूसरे के साथ हैं। जीवन के हर दुख से बड़ा था मेरे भीतर पल रहा कुछ सेंटीमीटर का तुम्हारा नन्हा शरीर। दुनिया का वितान तुम्हारे तलवों से छोटा था। मैं तुम्हें गोद में लेकर चलती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि घोर अंधियारे में मैंने बाहों में एक कंदील थाम रखी है। तुम मेरी कोख से पहले मेरी इच्छाओं में आई। धन्यवाद। बहुत सुंदर लवली। बहुत 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 ही लाजवाब, बहुत ही समसामयिक और बहुत ही छूने वाली कविताएं। जब आप दूसरी कविता विशेष रूप से पढ़ रही थी तो उस दौर से हम गुजरे हैं, जैसा आप बताया हमने। वो एक त्रासदी के समय में किसी नन्ही सी जान को इस दुनिया में लेकर आना, जबकि सब चारों तरफ बिल्कुल ऐसा मातम का माहौल पसरा हो, तो वो एक अलग ही अनुभव था। हालांकि भगवान ईश्वर सब कुछ अच्छे से हुआ और आज मेरी बेटी भी लगभग 3.5 साल की है, आसपास ही होंगे मुझे लगता है कि उनकी उम्र। बहुत बहुत धन्यवाद लवली जी आपका अपने इस कार्यक्रम में। मुझे लगता है पहली बार आप सृजन संवाद के किसी कार्यक्रम से जुड़ी हैं और यह एक हस्ताक्षर मानेंगे हम लोग कि अब आपका एक संबंध सृजन संवाद से हो गया है। तो पहली बार तो मैंने आग्रह किया, अब अगली बार मैं बिल्कुल आपसे ये कहूंगा कि आप किसी भी कार्यक्रम में अधिकार पूर्वक मैं आपको कहूंगा कि आप सृजन संवाद में बनी रहें और इस तरह के आयोजनों में आप अपनी हिस्सेदारी करें। जी बिल्कुल, धन्यवाद। बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अगली जो कवित्री हैं, हम उनकरा के भोजपुरी में बोलाइम तो कैसन लगी? उनका जौन काम बा हिंदी में तो बा, बाकी बड़ा ताजुब के बात बा, बहुत ही चाहिए कि बहुत एकदम भगीरथ प्रयास बा कि भोजपुरी के इतना मान, इतना सम्मान, इतना पहचान दिवावे में बहुत बहुत आभार। आदरणीय डॉक्टर संध्या मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर है मैडम, करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर से ही है और सृजन संवाद के हर कार्यक्रम में मैडम इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाती हैं और आज उनसे अपनी कविता के माध्यम से जुड़ी हैं और मैं पूरे सम्मान के साथ, पूरे आदर के साथ हम मंच पर आमंत्रित करना चाहतानी डॉक्टर संध्या सिन्हा मैम के। सादर आभार, सादर प्रणाम। बहुत बहुत आभार रमन जी और मंच पर उपस्थित सभी के प्रणाम करतनी। सबों को ढेर सारा प्रणाम, थोड़ा सा भोजपुरी का छौंक देकर और अपनी कविता शुरू कर रही हूँ समय का ध्यान रखते हुए। पहले एक छोटी सी कविता आपके समक्ष रखती हूँ। कविता का कोई शीर्षक नहीं है। जरूरी नहीं है यह सब देखकर लिखना, जरूरी नहीं है यह सब देखकर लिखना, ऐसा भी नहीं है कि लिख देने से अचानक हालात सुधर जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि लिख देने से अचानक हालात सुधर जाएंगे। बात ये है कि लेखनी का सहम जाना, बात ये है कि लेखनी का सहम जाना, स्याही का जम जाना, खून का ठंडा हो जाना, व्यक्ति का तटस्थ हो जाना, विचारों का अचार डाल देना, इस भयानक भयभीत काल में सबसे खतरनाक है। सत्य कथन। लेखनी का सहम जाना, स्याही का जम जाना, खून का ठंडा हो जाना, व्यक्ति का तटस्थ हो जाना, विचारों का अचार डाल देना, इस भयानक भयभीत काल में सबसे खतरनाक है। उससे भी ज्यादा खतरनाक है चुप्पी का चीखना, उससे भी ज्यादा खतरनाक है चुप्पी का चीखना। बहुत बहुत आभार। अब एक बहुत खूब। अब एक
कविता आपके सामने रख रही हूँ। इस कविता को मैंने इस पुस्तक दिवस पर लिखा था और सुनाया था। मैं चाहती हूँ वही कविता आपके सामने रखूं। पुस्तक दिवस की कविता है, उसी अंदाज में, उसी मूड में सुनिएगा। कविता का शीर्षक है प्यार, खत और किताब। प्यार, खत और किताब। खत लिख रही हूँ। प्रियवर, रखा है तुम्हारा पहला खत आज भी मेरी साइकोलॉजी की किताब में। प्रियवर, रखा है तुम्हारा पहला खत आज भी मेरी साइकोलॉजी की किताब में। तुमने लिखा था प्यार की दुनिया ज्ञान की दुनिया से बड़ी जरूर है। प्यार की दुनिया ज्ञान की दुनिया से बड़ी जरूर है, पर ज्ञान प्यार को दिशा देता है। पर ज्ञान प्यार को दिशा देता है, इसलिए किताबों से दिल लगाओ। तुम्हारा दूसरा खत आज मिला मुझे फिलॉसफी की किताब में। तुम्हारा दूसरा खत आज मिला मुझे अपनी फिलॉसफी की किताब में। तुमने साफ लिखा है प्यार अनमोल सत्य होता है। तुमने साफ लिखा है प्यार अनमोल सत्य होता है, जब प्यार जीवन दर्शन बन जाए। जब प्यार जीवन दर्शन बन जाए, इसलिए किताबें पढ़ो। इसलिए किताबें पढ़ो। ओह, वो तुम्हारा तीसरा खत। ओह, वो तुम्हारा तीसरा खत हिंदी की किताब में रखा था मैंने। लिखा है तुमने प्यार हृदय की कविता होती है। प्यार हृदय की कविता है, जीवन की कहानी है। इस कविता कहानी को इस रवानी से लिखो कि प्यार अमर हो जाए। इस कविता कहानी को इस रवानी से लिखो कि प्यार अमर हो जाए, इसलिए किताबें लिखो। बहुत खूब, बहुत खूब, बढ़िया, इसलिए किताबें लिखो। बहुत बढ़िया। तुम्हारा चौथा खत आज भी गणित की किताब में है। तुम्हारा चौथा खत आज भी गणित की किताब में है, जिन पन्नों में ढेर सारे लघुत्तम महत्तम के सवाल थे। जिन पन्नों में ढेर सारे लघुत्तम महत्तम के सवाल थे। तुमने चिट्ठी में क्या लिखा था? तुमने चिट्ठी में क्या लिखा था कि कोरा प्यार लघुत्तम होता है। कि कोरा प्यार लघुत्तम होता है, पर विवेक आंसुओं में घुल जाए तो प्यार महत्तम हो जाता है। पर विवेक आंसुओं में घुल जाए तो प्यार महत्तम हो जाता है। हाँ, तुम्हारी 5वीं चिट्ठी भी है ना? हाँ, तुम्हारी 5वीं चिट्ठी भी है, जो अर्थशास्त्र की किताब में रख छोड़ी थी मैंने। क्या खूब समझाया है तुमने। अहम के व्यापार में लुटकर प्यार मूल्यवान हो जाता है। सियानी हो गई हूं मैं। बहुत खूब। सियानी हो गई हूं मैं। खतों को संजोना सीख लिया है मैंने। तुम्हारे आखिरी खत को रख लिया है मैंने अपने धर्म ग्रंथ में। तुम्हारे आखिरी खत को मैंने रख लिया है अपने धर्म ग्रंथ में, क्योंकि इसे ही अब ज्यादातर पढ़ती हूँ। ब्रैकेटेड, क्योंकि इसे ही अब ज्यादातर मैं पढ़ती हूँ। लिखा है तुमने प्रेम की पराकाष्ठा उत्सर्ग में है। प्रेम की पराकाष्ठा उत्सर्ग में है, आकाश सा असीम। उसके बाद तो तुमने मेल किया, मैसेज किया। आजकल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर क्या लिखते हो? उसके बाद तो तुमने मेल किया, मैसेज किया। आजकल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर क्या लिखते हो? क्या ट्वीट करते हो? यकीन मानो मैं कुछ भी नहीं करती डिलीट। किताबों से खतों को निकालकर वर्ड फाइल में डाल लूंगी। कुछ की तो फोटो लेकर पुस्तक में ढाल लूंगी। रखूंगी कंप्यूटर और मोबाइल में, रोज पढ़ूंगी क्योंकि तुमने बार बार लिखा है। मुझे किताबें पढ़नी चाहिए, किताबें लिखनी चाहिए। किताबें हैं तो हम बचे हैं।
किताबें हैं तो हम बचे हैं, हमारे बचे हैं हमारे प्यार के खत, बचे हैं हमारे प्यार के खत, जीवन का रस, प्यार का अमृतव, तुम और हम, तुम और हम। बहुत बहुत आभार। तुम्हारी लाजवाब, बहुत संध्या, बहुत बढ़िया। तुम्हारी बहुत संध्या। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शानदार रचना है, बहुत। मुझे तो लगता है कि संध्या मैम ये जो प्यार खत और किताब वाली कविता है ना, इसकी एक एक लाइन को बुकमार्क बना के किताबों में रखना चाहिए। विवेक आंसुओं में घुल जाए तो प्यार महत्तम हो जाता है। मतलब एक एक लाइन जो है इसकी, इसको हम संजो के रखें और बिल्कुल वो जैसे हम फुटनोट्स बनाते हैं ना, वैसे फुटनोट्स बना के हम उसको बार बार पढ़ें। किताबें हैं तो हम बचे रहेंगे। बिल्कुल, ये जाहिर बात है कि हम किताबों से बचे हुए हैं, हमारा होना किताबों से बचा है और हमारा होना किताबों में ही बचा रहेगा। बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर संध्या सिन्हा। आपने इस मंच की शोभा बढ़ाई, आपने अपनी रचनाओं से हमें और हमारे ज्ञान को संवर्धित किया और बहुत बखूबी से आपने पढ़ा, बहुत ही खूबसूरती से आपने पढ़ा। आभार आपका आज के आयोजन को सफल बनाने के लिए। बहुत आभार। ये जो हमारे कवि हैं होते हैं सदस्य, एक होते हैं संरक्षक। पिछले अपने पूर्ण हस्ताक्षर से उन्होंने भाषा को, हिंदी को समृद्ध किया है। लगभग हर आयोजन में उनका आशीर्वाद हमें मिला है। और आदरणीय सतीश जायसवाल जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं, एक बहुत ही बड़ा शूर्य हिंदी भाषा के क्षेत्र में। मुझे लगता है किसी का माइक ऑन है। जो लोग अभी सक्रिय नहीं है कृपया अपना माइक ऑफ कर लें। सतीश सर से मेरा परिचय पुराना है, वो एक अभिभावक की तरह है। उनसे बातें भी होती हैं, उनसे संवाद भी होता है और उनसे परामर्श भी होता है। जन संवाद में वो कई बार शिरकत कर चुके हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से और मुझे उनके साथ जमशेदपुर घूमने का सुख भी मिला। तो बिना वक्त जाया किए मैं एक हिंदी के विशिष्ट, हिंदी के महत्वपूर्ण और हिंदी के समृद्धशाली हस्ताक्षर को जन संवाद के मंच पर आह्वान दे रहा हूँ पूरे आदर, पूरे सम्मान के साथ। आदरणीय सतीश जायसवाल सर। सभी कवि साथियों को नमस्कार। परमानंद, तुमसे तो बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, अच्छा लग रहा है। और धन्यवाद सर। इसका श्रेय जाता है विजय को, जो तो तुमसे मेरा परिचय कराया था और दोबारा मेरी मुलाकात कराई। दो कविताएं पढ़ूंगा, एक छोटी से कुछ बड़ी और एक बड़ी से कुछ छोटी, तो दोनों मिलाकर दो छोटी हो जाती है। पहली कविता का शीर्षक है अवतरण। कुछ लोग जुड़े हैं, जोड़ रहे हैं विश्वास, मिट्टी और धूप में गढ़ रहे हैं शिल्प, रच रहे हैं संसार। प्राण प्रतिष्ठा के इस पर्व में उतर कर आए हैं देवलोक से साक्षात विश्वकर्मा। दहका रहे हैं अग्निकुंड, पृथ्वी अवतरित हो रही है। शून्य में टंगी है एक तितली, स्थिर और निष्पन्न पृथ्वी पर पड़ रही है तितली के पंखों की छाया। अनंत में पनप रहा है कोई सपना, रूप धर रही है कोई स्त्री आकृति। सपना झिलमिला रहा है स्त्री की आंखों में, अनंत व्याप रहा। दृश्य अदृश्य की माया सी रहस्यमयी एक रेखा की
खिल रही है स्त्री के चेहरे पर, जैसे गुनगुन कोई शिशुगान। ऐसे ही जब मुस्काई थी मोनालिजा, आईसाई थी और उसकी देह भारी थी, जैसे कुम्हलाई कुम्हलाई थी पीली धूप कुंवर महीने की। माँ की आंखों में पल रहा शिशु का सपना, आकाश में उड़ रहा एक चंद्र सुलभ। दूसरी कविता है छोटी, शीर्षक है सिंहासन बत्ती सी। अन्याय और अनास्था के ऐसे कुसमय में भी वे रच रहे हैं। अन्याय और अनास्था के ऐसे कुसमय में भी वे रच रहे हैं, सहेज रहे हैं विश्वास में आस्था। और समय इतिहास के दिनों का जिसे व्यतीत हुए समय हुआ। अन्याय और अनास्था के ऐसे कुसमय में भी वे रच रहे हैं, सहेज रहे हैं विश्वास में आस्था। और समय इतिहास के दिनों का जिसे व्यतीत हुए समय हुआ। फिर भी उन्हें विश्वास है न्याय का पक्ष धरने लौट कर आएंगी बत्ती पुतलियां। वे आवाज दे रहे हैं समय को जो अब एक इतिहास गाथा है। वे आवाज दे रहे हैं समय को जो अब एक इतिहास गाथा है। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत 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 आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। आपको सुनना तो बिल्कुल हमेशा सम्मोहक लगता है। अगर कोई कोई और रचना आप सुनाए हमें तो खुशी होगी। आप फिर कभी म्यूट पर हैं सुनेंगे, सर। मिलेंगे। जी सर। तो इसी आश्वासन के साथ कि आगे भी हमें आपसे बहुत कुछ सुनने को सीखने को मिलेगा, हम चलते हैं हमारे आज के अगले और अंतिम कवि की तरफ, डॉक्टर आशुतोष कुमार झा। परमानंद जी, उसके बाद आपकी आशुतोष, भी रचना होगी। अंतिम मत मुझे लगता है बोलिए। कि आज के लिए इतना काफी है। जैसे सतीश सर ने कहा, मैं और सतीश सर अगली बार एक साथ पढ़ेंगे। तो आशुतोष सर को मैं पूरे सम्मान के साथ, आशुतोष सर एक बहुत ही परिचित और बहुत ही मूर्धन्य नाम, बहुत, जैसा कि मैम ने कहा, सृजन संवाद से उनका जुड़ाव काफी पुराना है और बहुत ही गंभीर कविताओं के साथ वो आज हमारे साथ फिर जुड़े हैं एक बार, और हम आशुतोष सर को सुनने के लिए उत्सुक हैं। आदरणीय डॉक्टर आशुतोष कुमार झा। रमन जी, आपको सुनाना ही है। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सर, बुलंदी से आ रही है। ठीक। आशुतोष झा, जमशेदपुर से। कविता का शीर्षक है गांव में बारिश। मेघ कुनमुनाए बरसे थोड़ी देर, जैसे जागा हो कोई बच्चा अभी अभी। मेघ कुनमुनाए बरसे थोड़ी देर, जैसे जागा हो कोई बच्चा अभी अभी। भीगे पेड़, भीगी सड़कें, छप्पर से टपका पानी, जैसे टुकुर टुकुर देख रहा हो छौना, मुंह पर जाब लगाए। सावन छतरी लेकर पहुंचा भीगी धरती से मिलने। अब जब तक मेघों भरी रात रहेगी, चहकेगी हरियाली, चमकेगी हरे कंचे सी। अब जब तक मेघों भरी रात रहेगी, चहकेगी हरियाली,
चमकेगी हरे कंचे सी, पुहारेंगी अम्मा जब गीला आंगन, नन्हे पौधे झांकेंगे सावन रंगे हुए। अगली कविता का शीर्षक है शहर मत जाना। गांव ढूंढने शहर मत जाना, मन में बसता हो गांव शहर मत जाना। खेती किसानी याद आए, द्वार खड़ी बछिया की चिंता सताए, महुआ जामुन आम बौर देखने को अखियां तरस जाएं, काका की झिड़कियां काकी का दुलार, भैया की बैठक भाभी की मनुहार, रह रह बुलाए शहर मत जाना। नेह नकदी में बैर बड़ा है, इसलिए गांव में घरों के दरवाजों पर ताला जड़ा है। नींद गांव के सबसे घने बगीचे की छांव है ठेठ दोपहरी की, और सपने चौहद्दियां लांघती बोतल में बंद हवा। निजी सपने अकुआते सरसों चने के साग से बड़े हो गए, सारे रास्ते गांव से दूर तलक जाने के इसलिए चौड़े हो गए। जो भी अच्छा बुरा पका सको खाना, पर घर की तुरई लौकी साग ढूंढने शहर मत जाना। मन का ठाठ जमे जहां, छोटा सा वहीं आशियाना बसाना, यदि मन में बसता हो गांव शहर मत जाना। बहुत बहुत आभार सर। आशुतोष सर, आप देर आए मगर दुरुस्त आए, और बहुत ही शानदार कविताएं पढ़ी आपने। हार्दिक आभार आपको। और सृजन संवाद का यह जो मुझे लगता है विशेषांक कहना चाहिए मुझे, 14 साल पूरे करने की एक उम्र, बहुत कामयाब मिसाल है यह, क्योंकि बहुत सारे झंझावातों के बीच भी सारे कार्यक्रम चलते रहे, और एक समय जब ऐसा आ गया था कि मिलना जुलना मुनासिब नहीं था, तब भी सृजन संवाद उसी वेग से उसी गति से आगे बढ़ रहा था। एक छोटी सी कविता, जैसा सतीश सर ने कहा था, सर से प्रणाम लेकर आशीर्वाद लेकर मैं एक छोटी सी कविता, मैंने भी बहुत दिन से कुछ लिखा नहीं, पर ये कुछ दिन पहले मैंने लिखा। इसका शीर्षक है बचाना, और यह मैंने मेरी बेटी के लिखा है। मेरी बेटी का नाम शिवगामी है, अब 3.5 साल की हो गई है, तो बहुत उधम करती है। जब तक जहां तक हो सके बचना तोड़ने से चीजों को, जब तक जहां तक हो सके बचना तोड़ने से चीजों को, कोई कितना भी दिलाए भरोसा कि वह कुछ भी तोड़ सकता है तुम्हारे लिए, ऐसे भरोसे से बचना। टूटना अलगाव है, ऐसे अलगाव से बचना। कभी कुछ टूट भी जाए भूलवश, तो उसे सहगा रखना अपनी स्मृति में। कभी कुछ टूट भी जाए भूलवश, तो उसे सहगा रखना अपनी स्मृति में। याद रखना, टूटना एक घटना है, जुड़ना एक प्रक्रिया। इसलिए मेरी बच्ची, अंत तक, अंतिम प्रयास तक बचना और बचाना चीजों को टूटने से। धन्यवाद। 2 कविता सुनानी है, 2 सुनानी है आपको, एक से नहीं चलेगा। स्वागत है, स्वागत। अच्छा, एक और कविता मैं सुना देता हूँ। विजय मैम का आदेश मैं मतलब 7 नींद में भी नहीं टाल सकता, अभी तो मैं बिल्कुल होशाहवास में हूँ। नदी पहाड़ों का सच है, नदी पहाड़ों का सच है। अतिरिक्त समय में मैं सोच रहा हूँ एक रिक्त नदी के बारे में। अतिरिक्त समय में मैं सोच रहा हूँ एक रिक्त नदी के बारे में,
नदी जो कभी थी अब नहीं है। अनावश्यक विस्तार लिए रेत का मैदान, रेत में धंसे जर्जर नाव, ऊपर से गुजरता लोहे का पुल, अनगिनत लोग बाग, गाड़ियां, सवारियां, बस नदी नहीं है। नदी पहाड़ों का सच है और शहरों का आश्चर्य। निर्जन बयाबान से गुजरती, उपेक्षित किंतु सुरक्षित नदी शहरों से गुजरने पर पूजी जाती है। आडंबर से उकताने लगी है नदी, ठिठक जाती है दूर से शहर देखकर, जैसे चिढ़ जाती हैं लड़कियां मोटरसाइकिलों के हॉर्न से। मुझे नहीं आता शोक का बंटवारा करना। मैं वर्तमान समय में सिर्फ नदी का शोक कर रहा हूँ। शोक पर शोक रख देने से हो जाता है संताप, जैसे गहन अंधकार में नहीं सूझता अपना ही हाल। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत तो मुझे लगता है कि ये आप सबका आभार, जितने भी माननीय कवियों ने आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। आप सबका आभार और एक औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं वीना कुमारी मैम को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम को एक धन्यवाद ज्ञापन कर इसका सफल समापन करें। आदरणीय वीना कुमारी मैम। धन्यवाद आपका रमन जी। सभी को मेरा नमस्कार। यह तो एक औपचारिकता मात्र है धन्यवाद देना। मैं शुरुआत करती हूँ सृजन संवाद से, इस मंच से। ये मंच जो हम सबको एक अलग ही आकार प्रदान करता है। अपने नाम के अनुरूप ही यह कई विधाओं को आगे बढ़ाने में मंच साझा करने का हमें एक स्टेज देता है। विगत 13 वर्षों की हर गोष्ठी अपने विषय वस्तु के अनुसार अपने वैविध्य के कारण महत्वपूर्ण है और इस गोष्ठी के रूप में हम सभी सृजन संवाद के 14वें साल में प्रवेश कर रहे हैं और इसका जश्न मना रहे हैं आज की कविता पाठ के रूप में। आज की कविता पाठ के रूप में हम इसकी 138वीं गोष्ठी का जश्न मना रहे हैं। हम सब इसके साक्षी हैं और यह 14वें साल की पहली मीटिंग है। मेरा इस मंच से जुड़ाव अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभव है। मैं सृजन संवाद के प्रति अपना सहृदय सम्मान एवं आत्मीय आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे यह सुअवसर सबकी अपनी मार्गदर्शिका, गुरु, मेंटर, जो भी नाम दे कम है। जी हाँ, हम सबकी विजय शर्मा मैम, जो इस मंच की संस्थापक भी हैं और जिनके मार्गदर्शन से हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सभी का यह मानना है कि उनकी उपस्थिति मात्र से ही इस प्रोग्राम की निश्चित सफलता की गारंटी हो जाती है। मैं गलत नहीं हूं अगर मैं कहूं कि मैम आप इस मंच की बैकबोन हैं। मैम आपको मेरा सप्रेम धन्यवाद। आज मौका मिला है आपको धन्यवाद करने का। अब मैं आज के आमंत्रित कविगण को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने अपनी अलग अलग विधाओं की कविताओं से हम सबका दिल जीत लिया। सभी गण, अतिथिगण, कविगण को मेरा दिल से धन्यवाद। आप सबको सुनना अपने आप में एक बेहतरीन अनुभव है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबका सानिध्य प्राप्त हुआ। आज के कविगण ने कविता के नए नए प्रयोग कर नए मार्ग खोल दिए हैं। हमारे इर्द गिर्द के शब्दों को, मतलब छोटे छोटे शब्दों को चुन करके आप सबने नया आयाम दिया है। आपको सप्रेम धन्यवाद। प्रोग्राम को सुरुचिबद्ध तरीके से चलाने के लिए मैं आदरणीय परमानंद रमन जी का धन्यवाद करती हूँ। प्रोग्राम का प्रीव्यू पोस्टर बहुत ही सुंदर बना है और यह पोस्टर हमें आपकी दूसरी कला शैली भी प्रदर्शित करने का, देखने का मौका देती है। इतनी उम्दा पोस्टर के लिए आपका सादर आभार व्यक्त करती हूँ।
मैं आदरणीय डॉक्टर इला भूषण जी का भी सादर आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने यह मुमकिन किया है कि हम इस प्रोग्राम का बाद में भी लुत्फ उठा सकें। उन्होंने रिकॉर्डिंग की जिम्मेदारी ली थी। सो आपको धन्यवाद मैम। बगैर श्रोता के तो कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। साथ ही साथ सारे श्रोता जो हमसे फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, उन सभी का धन्यवाद। और अगर हम बात करें तो मीडिया आज की जान है, आज के दौर में मीडिया जान है। प्रिंट और इलेक्ट्रिक मीडिया यह गारंटी देती हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और इस ज़रूरत को प्रिंट और इलेक्ट्रिक मीडिया दोनों पूरा करते हैं। दोनों को मेरा धन्यवाद। मीडिया हमें और लोगों से भी जुड़ने की वजह बनती हैं। स्पेशल धन्यवाद सभी लोगों को, कार्यक्रम में मौजूद लोगों को, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े लोगों को, सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वीणा। थैंक यू वीणा। मुझे आशा है कि जो लोग नए जुड़े हैं वो भी भविष्य में हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और आगे के कार्यक्रमों के लिए हमें नए नए सुझाव भी प्राप्त होंगे। तो जुलाई के लिए प्लान कीजिए कि क्या हो सकता है, सृजन संवाद क्या कर सकता है, किनको आमंत्रित किया जा सकता है, किस विधा में हम काम कर सकते हैं। इसी के साथ ही आज की सभा हम समाप्त करते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। एक बार सब लोग कैमरा खोल करके, कैमरा अपना ओपन करके फोटो एक हो जाता तो ठीक रहता।